मेरा रुझान पढ़ाई में कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहता था कि मैं बहुत ही पढ़ने लिखने वाला छात्र था। मैं एक बड़ा एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ अपने स्कूल का, लेकिन हाँ, बहुत मुश्किलात देखे, बहुत गरीबी देखी। और एक समय तो ऐसा था कि साहब खाने के लिए भी आटा नहीं था, तो पड़ोस से आटा लाना पड़ता था। ये बड़ा संघर्ष चला। एक संघर्ष तो हमने अपने जीवन में ऐसा देखा कि हमने कई दिनों तक, मेरे परिवार ने जो रोटी खाई वो हमारे यहाँ कहते हैं बिच्छू सिसौड़े की सब्जी के साथ खाई। जब हम वहाँ रहते थे तो किसी ने कहा कि साहब ये ऐसी जगह है जहाँ पहले लोगों को फांसी दी जाती थी। तो जब आपको कोई ये बात बताएगा तो आपको डर लगेगा। ये नैनीताल का जो कोर्ट है, मैं उसके ठीक नीचे के घर की बात कर रहा हूँ। तो कुछ रात को ना आवाज़ें आती थी अलग अलग से, तो बड़ा डर लगता था। एक बार तो यकीन मानिए मैं अकेला था, तो मैं वहाँ कॉल सेंटर के लिए गया, तो उन्होंने कहा जी ऐसा है, हम आपको 4,000 रुपये देंगे। तो मैं तैयार हो गया। और मेरी आमा जो बेचारी सोचती थी कि मेरा नाती कब आएगा टीवी में, मेरा नाती कब आएगा टीवी में, तब तो वो जीवित थी। तो मेरी आमा इतनी खुश हो गई, मेरी ईजा ने मुझे बताया इतनी खुश हो गई, आज मेरा नात टीवी में आएगा, आज मेरा नात टीवी में आएगा, मेरे नातिल सबू कह रहे थे, बहुत खुश। मान लीजिए कि अगर आपको अटल बिहारी वाजपेयी से इंटरव्यू करना है तो आप कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए आप लाल कृष्ण आडवाणी या कोई आपका इंटरव्यू कर रहा है तो आप कैसे इंटरव्यू देंगे। जब न्यूज़ नेशन आया था तो मुझे बताया गया न्यूज़ नेशन में एक ऐसे एंकर को खोजा जा रहा है जो अर्थशास्त्र भी समझता हो, कृषि के बारे में भी जानता हो, ग्रामीण भारत के बारे में भी समझता। मुझे जो बीजेपी के अभी प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, तो उन्होंने दीपक चौरसिया से मेरे लिए बात की थी, दीपक चौरसिया जी से, कि आप रमेश को देखो एक बार। तब वो आपके इंडिया न्यूज़ में थे। एक पर्चा आगे को बढ़ाया और उसमें लिखा था 2.5 लाख रुपए। आप सोचिए 85,000 से 2.5 लाख रुपए। त्रिवेंद्र जी का फोन गया था, जो हमारे माननीय राज्यसभा सांसद हैं अनिल बलूनी जी, कि मेरे पास कोई ऐसा लड़का इंटरव्यू लेने आया था और वो बहुत काबिल लड़का है और मैं चाहता हूं कि अगर वो हमारे साथ आएगा तो 2012 में मुझे आदरणीय बहुगुणा जी ने भी यही कहा कि तुम मेरे साथ आ जाओ एज ए मीडिया एडवाइजर। 2012 में यही बात मुझसे हरीश रावत जी ने भी कही कि तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो बड़ी खुशी होगी। अब कोई भी सिस्टम जब तक आपके इर्द गिर्द ठीक ठाक ना हो, आप उसको चला नहीं सकते। जो आज मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं जिससे सब चीजें स्टेबल। यहां सबसे पहले एक रहबार कार्यक्रम हुआ। उस रहबार कार्यक्रम को कुछ लोगों ने किया। मैं चाहता हूं इस माध्यम से मैं कम से कम आज आपको वो सच बताना चाहता हूं जो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होगा। तो अचानक मुझे फोन आया कि साहब मीडिया के लोगों को इसमें नहीं बुलाया जा सकता। वो घटनाक्रम था जब वो टीचर जो थी मैडम बहुगुणा, वो वहां पर आई और उनके साथ सीएम साहब का कॉन्फ्रंटेशन हुआ। मैंने कहा सीएम साहब, ये जिस तरह से खबर चल रही है, मुझे लगता है कि आपको बीच में आके इस पे हस्तक्षेप करके इस बात को ये खत्म करना चाहिए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, इसमें उनकी गलती है, नहीं करेंगे। मैं आज आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आज तक किसी ने नहीं जानी। मैं इस चीज़ पे बहुत खो चुका था, मतलब मैं डूब चुका था कि मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस अंधेरे में आ गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया, मैंने उनसे कहा सब मैं अब आपके साथ कार्य नहीं कर सकता, मैं आगे नहीं चल सकता। उनका बेटा दुबई से वापस आ गया, तो वो वहाँ खेती वेती करता है, तो उसकी ईजा कहती दे और रमेश भट्टो भलने हो सा भल या दुबई में काम करने छी ऊ वीडियो देख बेर कना वो कनी यहाँ खेत में काम करो। आप देखो ये क्या करना, दिन रात खेत में लग रहा, दुबई में भल कमो छी। कि हम यहाँ पर एक बेनामी संपत्ति ड्राफ्ट बनाने जा रहे थे, यानी जिन भी लोगों ने बेनामी संपत्तियां इकट्ठी की हैं उन संपत्तियों को सीज कर वो राज्य सरकार के अधीन लाकर वो स्कूल बनाने में लगाई जाए, हेल्थ बनाने में लगाई जाए। जिन्होंने उत्तराखंड को लूटा है, मतलब उनसे वो वापस लिया जाए। रमेश भट्ट ने लैंड खरीद ली। पहले तो बोला गया सूर्यधार, वो सच नहीं था, वो सिंधवाल गांव था। उसके पीछे की भी कहानी क्या बता। उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि मेरे पर आरोप लगा दिया कि मैंने वहां पर 10 करोड़ का पुल बनाया। मेरी आन उत्तराखंड, मेरी बान उत्तराखंड, मेरी शान उत्तराखंड, मेरी जान उत्तराखंड।